सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पे ताकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे। फाइंड लेटेस्ट वीडियोस इन द वीडियो सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द प्लेलिस्ट कॉलम। आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में। कुछ समय पहले मैंने एक मुहिम स्टार्ट करी थी जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी आर्टिकलशिप में क्या काम सीखा है। ये कोई आप इसको यूट्यूब का वीडियो ना माने बल्कि एक वीलॉग माने, क्योंकि मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। जैसे कि कोई आपका बड़ा भाई आपसे बात करता है या सर बात करते हैं बट कैजुअली, तो वैसे ही मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ जहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और मैं आपको अपनी पर्सनल चीज़ें दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने आपको दिखाया अपने पर्सनल फोल्डर में। माई लाइफ में एक फ़ोल्डर बना है माई रिकॉर्ड स्टिल आर्टिकलशिप। ये 2016 की फाइल जो है क्रिएटेड है, सेव्ड है, मतलब जो लास्ट मॉडिफाइड थी उसके बाद तो मैंने इसको मॉडिफाई भी नहीं किया है, सेव भी नहीं किया है। और इसी में से ये मैंने फाइल निकाली थी माई रिकॉर्ड्स की, जो 2018 में क्रिएटेड थी। उसके बाद अपडेट कुछ होते गया या सेव कर दिया होगा तो ये 2020 शो कर रहा है। ये मैंने आपको लास्ट पार्ट 1 में दिखाया था। मुझे मालूम है आप में से काफ़ी लोग जो हैं इच्छुक होंगे कि सर आप ये वाली फाइल ओपन करें, कैश एंड बैंक एनालिसिस वाली। हमें देखना है आपका कैश बैंक जो है स्टार्टिंग में कितना था और आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई तब कितना हो गया। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो यार कमेंट कर मुझे बताइएगा, हम उसको भी जो है ज़रूर लेंगे। अभी जो है मैं माई रिकॉर्ड्स की फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ और आप यहाँ देख सकते हो कि ये मेरी जो आर्टिकलशिप मैंने पिछले एपिसोड में शेयर करी थी पार्ट 1 में। अब वक्त आ गया है कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँ कि मैंने काम क्या क्या सीखा, और मैंने हर दिन का जो है रिकॉर्ड बनाया हुआ है। स्टार्ट करते हैं लूथरा एंड लूथरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म से, जहाँ मैंने अपने 3.5 महीने काम किया। अब यहाँ पर आपको जो है चीज़ें ब्लर दिख रही होगी, उसका कारण बहुत सिंपल सा है। मैं आपको नहीं बता सकता मैंने कौन से क्लाइंट पर क्या काम किया है, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि क्या लिखा हुआ है। हालांकि आपको जो है थोड़ा सा ब्लर ब्लर दिखेगा तो मैनेज कर लेना भाई, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं दिखा सकते। 12 जुलाई 2013 जो कि फ्राइडे रहा होगा, वसंत विहार गया इंटरव्यू देने के लिए, और नीलेश मेहता सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, जो पार्टनर है वहाँ पे। रिटन टेस्ट भी उन्होंने मेरा लिया, टेक्निकल राउंड में कुछ क्वेश्चंस पूछे, फिर एक सीनियर पार्टनर राउंड कराया और उसके बाद जो है उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। मुझे ट्यूसडे तक का टाइम दिया था, आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने मंडे को ही ज्वाइन कर लिया। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ थी मैंने 1 बजे तक कंप्लीट करी। उसके बाद जो क्लाइंट पर भेजना था तुरंत मुझे फर्स्ट डे ही काम दे दिया गया कि इनकी प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट, प्रीवियस क्वार्टर की रिपोर्ट जो है उसे पढ़ लो। और क्योंकि ये ऑडिट आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है तो इसके लिए मुझसे आईडी कार्ड और डॉक्यूमेंट्स मांगे गए स्कैंड, और मैंने अपने सीनियर को जो है वो कॉपी मेट्रो स्टेशन पर दी थी। मुझे याद है कि मैं फर्म से लौट रहा था और वो लोग आईजीआई एयरपोर्ट पर ऑडिट पे ऑलरेडी जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर पास बनता है एंट्री के लिए। आप ऐसे ही एयरपोर्ट के अंदर जाकर ऑडिट नहीं कर सकते, आपको स्पेशल पास चाहिए। एम्प्लॉय का पास होता है, टेम्प्रेरी पास होता है, दोनों होते हैं। तो हमने वो टेम्प्रेरी पास बनाया जो 3 दिन का बनता था, और हर 3 दिन में हमें वही प्रोसेस रिपीट करना होता था। तो हर हफ्ते में 2 बार वो काम करना पड़ता था। ये काम हो गया 15 को, फिर 16 तारीख आ गई। अब 16 तारीख को जो है मुझे ऑफिस ही जाना था, वसंत विहार ही जाना था। हुआ क्या कि जब मैं मेट्रो में बैठा तो मेट्रो में बैठा, उस कार्ड में पैसे भी थे और कार्ड की वैल्यू भी थी। मेट्रो कार्ड की 50 रुपये उस टाइम वैल्यू हुआ करती थी, आज का मुझे पता नहीं, शायद बढ़ गई है, 100 हो गई है। अब जैसे ही मैं कश्मीरी गेट पर उतरा, दिल्ली में कश्मीरी गेट का स्टेशन है, तो मैंने देखा अरे यार मैं बाहर तो निकल गया मेट्रो से, मेट्रो का गेट बंद हो गया, मेट्रो चली गई। जैसे ही नीचे जा रहा था देखा कार्ड तो मिसिंग है, जेब में है नहीं। तो मैं नीचे उतरकर कश्मीरी गेट का जो एग्जिट होता है वहाँ पर कस्टमर केयर होता है, तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा सर मेरा कार्ड गुम हो गया है। मैं रोहिणी वेस्ट पर जो है मैं चढ़ा था और कश्मीरी गेट आ गया है, मेरा कार्ड गुम हो गया है। उन्होंने कहा भैया लाओ पेनल्टी दो। मैंने कहा सर मेरे कार्ड में 100 रुपये से ज़्यादा थे, एक तो मेरे वो चले गए, ऊपर से मैं नए कार्ड के आपको पैसे भी दे रहा हूँ और आप मुझसे पेनल्टी भी मांग रहे हैं। तो फिर वो जो है बंदा थोड़ा शांत हो गया और उसने मेरे को एक नया कार्ड दिया और कश्मीरी गेट पर ही उसने उसको लगाया, कुछ ऐसे किया होगा, और फिर मुझे बोला कि चलो आगे चले जाओ, ऐसे कुछ उसने बोला था। मुझे याद है, वो सारी बारीक बारीक चीज़ें याद है। मैं ऑब्जर्व करता था चीज़ों को और बचपन से ही ऑब्जर्व करता हुआ आया हूँ। शायद उन्होंने 8 रुपये डिडक्ट कर लिए थे, ऐसा कुछ था। अच्छा, तो मेट्रो कार्ड मिला, उसके बाद मैं वहाँ पर गया, फिर मैंने जो है क्लाइंट की रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी, और उसके बाद जो है वेडनेसडे को मैं फिर गया और मैंने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पढ़ा, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत सारे आईजीआई एयरपोर्ट पर फूड आउटलेट्स हुआ करते थे। तो ये मैंने स्टडी करी, और फाइनली डे 4 पर एक तरह से मैं आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 चले गया।
वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने आलिया भट्ट को देखा वहाँ पे, मैंने सुरेश रैना के साथ फ़ोटो भी ली और बहुत सारे और सेलिब्रिटीज़ भी थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि जब वो हमें जानते ही नहीं है तो हम ज़बरदस्ती उनको रुका कर उनका टाइम वेस्ट क्यों करें और फ़ोटो लें ज़बरदस्ती, राइट, व्हेन दे आर बिजी इन देयर लाइफ। एंड यू वोंट बिलीव, आलिया भट्ट जो है वो जो IGA एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 3 में ऊपर मैकडोनल्ड्स है, वहाँ पर वो अपने असिस्टेंट के साथ बैठी थी और वो बर्गर खा रही थी वहाँ पे। खैर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं भाग कर गया, मैंने सर को बताया सर आलिया भट्ट है वहाँ पे, और सर गए जो वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे लूथरा में, उन्होंने कहा मेरी फ़ोटो खींचो। तो मैंने फ़ोटो खींची सर की आलिया भट्ट के साथ। फिर मैंने कहा सर मेरी भी ले लो, तो सर कहते ठीक है ले लेता हूँ। बट उसकी जो असिस्टेंट थी वो कहती भैया मैडम को ये काम है, या ऐसे मत करो, ये सब मत करो। तो कई होते हैं जो ज़बरदस्ती फिर भी फ़ोटो ले लेते हैं। मैंने कहा इट्स ओके, मुझे नहीं लेनी है फ़ोटो, क्योंकि भैया अपना भी सेल्फ एस्टीम है, कितना ही बड़ा सितारा हो सामने। उस टाइम से जब मैं CA नहीं बना था उस टाइम से भी अपना भी सेल्फ एस्टीम है। बंदा बिजी है, ज़बरदस्ती किसी के साथ कोई नहीं लेने का है फ़ोटो वोटो, वरना बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना। सिमिलरली यही सुरेश रैना वाले केस में हुआ था। हम एग्ज़िट करते हुए जा रहे थे, तो मैं जा रहा था तो सुरेश रैना सामने से आ रहे थे, पता नहीं किसी टीम में उन्हें जाना होगा खेलने के लिए, इंडिया के बाहर जाना होगा। तो मेरा आई कांटेक्ट हुआ, मैंने कहा यार कहीं तो देखा है। सुरेश रैना वॉज ऑल्सो लुकिंग एट मी, और मैं भी देख रहा था, और मैं सर के साथ अपना एग्जिट के लिए जा रहा था। मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ देखा है, बट जैसे ही वो बात क्रॉस हो गया तो मैंने कहा सर ये तो रैना है। सर कहते कहाँ है रैना कहाँ पर है? मैंने कहा सर ये पीछे जा रहे हैं देखो। कहते चल मेरी फ़ोटो ले। फिर उन्होंने अपनी फ़ोटो तो ले ली, मैंने कहा सर मेरी भी ले लो अब। तो जैसे ही मेरी लेने लगे, रैना को तो निकलना था वहाँ से, तो बस वो निकलते हुए की फ़ोटो आ गई। बट उसके बाद मैंने किसी भी सेलिब्रिटी के साथ, मैंने जो है फिर किसी के साथ मैंने फ़ोटो नहीं ली। सिर्फ सुरेश रैना के साथ मेरी एक फ़ोटो आई है, और वो भी वो बस उसमें जा रहे हैं निकल रहे हैं, उस टाइम वो फ़ोटो आ गई है। अब किसी को दिखाओ तो बोलेगा यार ये क्या फ़ोटो है, फ़ोटो में ऐसी आ गई तो आ गई। बट उसके बाद मैंने किसी भी सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो नहीं ली, बोली सामने क्यों ना हो। आई हैव नेवर टेकन फ़ोटो विद एनी सेलिब्रिटी। हालांकि कुछ टीचर्स के साथ मैंने ज़रूर फ़ोटो ली होगी, जैसे गिरीश ओझा सर के साथ मैंने फ़ोटो ली थी, SRCC एलुमनाई मीट में मिले तो सर से रिक्वेस्ट करके फ़ोटो ले ली थी। बट वो टीचर्स वगैरह थे, सेलिब्रिटीज़ के साथ मैंने उसके बाद फ़ोटो नहीं ली है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया मेरी लाइफ में जो दास्तान हुई, वो मैंने भी सिर्फ आपको 4 दिन का बताया, आर्टिकलशिप पीरियड के 4-5 दिन का मैंने बताया है। तो ये जो है सिलसिला चलते रहा, और मुझे किसी ने बताया नहीं कि आपको क्या काम करना है, आपको बस अपना कुछ एरिया पिक करना था और उसके बाद आपको उस पर काम करना था। तो मैंने वाउचिंग से स्टार्ट करा, और डेफिनेटली मैंने सबसे पहले जो है बैंक पेमेंट्स की ऑथराइजेशन को चेक करा। मिसिंग वाउचर्स थे वो कुछ मैंने फाइंड करे, राइट, एंट्रियाँ वगैरह ठीक से पास हुई है नहीं हुई उसको समझा। ये मेरा पहले दिन का दूसरे दिन का ये मेरा काम था, जो चीज़ें मैंने समझने की कोशिश करी है। वाउचर एंट्री करेक्ट है या नहीं है वो मैंने स्टार्ट करा। फिर सर्विस टैक्स उस टाइम हुआ करता था, तो उसकी इंटरेस्ट या कोई भी लेट पेमेंट फीस वगैरह तो सही से कैलकुलेट हुई या नहीं हुई वो मैंने देखना स्टार्ट करा। रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगता है, उसके हिसाब से ही सब कुछ किया है, वो सब मैंने स्टार्ट करा। ये दूसरे तीसरे या 5वें दिन ही मैंने सब स्टार्ट कर दिया था, और ये एक इंटरनल ऑडिट का असाइनमेंट था। फिर यहाँ से IGA एयरपोर्ट जाना रोहिणी से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और करीब करीब जो है आप कह सकते हैं मैंने बस का पास बनाया यहाँ पे, और मैं गया। और फिर ऐसे ही चलते गया, थोड़ी बहुत मुझे चीज़ें पता लगी कि TDS लेट डिडक्ट कर है तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन में इशू है, या इनपुट सर्विस टैक्स जो है क्रेडिट अवेल किया जा सकता था। वो चीज़ें जो है मेरी ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे आने लगी। ऐसे ऐसे जो है मैं काम को आगे बढ़ाते रहा। उसके बाद जो स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस चेक हैं, जैसे TDS की जो पेमेंट है उसे चालान से चेक करना है, उसको रिटर्न से मैच करना है, सिमिलरली सर्विस टैक्स को मैच करना है, और देखना है कि भैया जो भी सारी चीज़ें हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है। तो यहाँ से स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस से जो है मैंने अपना काम एक तरह से स्टार्ट करा, वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड देन स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस का पार्ट। यहीं पे बात ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद जो है जो परचेज़ का प्रोसेस होता है, उस परचेज़ के प्रोसेस में जो है मैंने वाउचिंग करी कि जैसे मटेरियल रिसिप्ट नोट बनना चाहिए, फिर उसके हिसाब से जो है परचेज़ होनी चाहिए, आपको कोटेशंस मंगवानी चाहिए, तो वहाँ पर कोई फ्लॉ ना हो, उस प्रोसेस पर जो है मैंने काम किया। एयरपोर्ट मेट्रो का एक पास बनता था, वही मैंने बनाया, और ऐसे कर कर जो है चीज़ें आगे बढ़ती गई। जो मेरी ऑब्जर्वेशन आती गई, छोटी से छोटी, सिग्नेचर नहीं किए हुए हैं या PO नंबर जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ है, कुछ रेट्स जो है एज़ पर डेटा और एज़ पर जो भी उनका इनवॉइस पर आ रही है वो मैच नहीं कर रही है। ऐसी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन मेरे फर्स्ट वीक में निकालनी स्टार्ट करने लगा। फिर मुझे उसके रीज़न भी मिले क्यों ऐसा है क्यों नहीं है,
और धीरे धीरे जो है मैं काम सीखते गया। करीब करीब आप कह सकते हैं कि 15 दिन में जो है लगभग हमने सारा काम कर दिया था। और बस मैं खफा उस बात से हूँ कि वहाँ पर नॉनवेज भी बनता था खाने के लिए, तो स्टार्टिंग में पता नहीं था। हम तो वेज ही खाते थे, बट उसी कंटेनर में नॉनवेज भी कभी रखा होता था। और इसीलिए जो है आज भी मुझे ओ माय गॉड अजीब सी स्मेल सी आती है, जैसे कि उन्होंने खाना फ़िश ऑयल में बनाया था। और जो शायद मुझे बाद में पता लगा या नहीं पता लगा, मैं फिर अपना खाना खुद ही वहाँ पर जो है ले जाना स्टार्ट कर दिया था। बट ये चीज़ मुझे आज भी जो है अजीब सी लगती है कि यार क्या था वो। उसके बाद दोस्तों मैं फूड एंड हाइजीन पॉलिसी के हिसाब से भी चेकिंग करने गया और मुझे पता लगा यार जो दूध का जो थैलियाँ होती है वो मच्छी के साथ रखी हुई है, जो फ्रीज़र होता है नॉनवेज और वेज को मिक्स करा हुआ एक तरह से, भले ही पैक्ड आइटम हो। तो वो मैंने ऑब्जर्वेशन में मैंने ले लिया और मैंने फ़ोटो खींच ली उसकी तुरंत। और वो वहाँ पर घबरा गई, ये क्या करने आ गया भाई ये बंदा, फ़ोटो वोटो ले रहा है। और ऐसे कर जो है परचेज, HR, स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस एंड फूड एंड हाइजीन पॉलिसी, और जो डिपार्टमेंट के स्टोर्स हैं उसे विज़िट करना है, ये सब चीज़ें जो मैंने काम किया और ऑब्जर्वेशन जो है लिखी और रिपोर्ट में फाइनल जितना कर सकते थे अपना अपना पार्ट उतना करा। तो ये मेरा पहला असाइनमेंट था जो 15 दिन में मैंने सीखा। मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया कि मैंने चेकिंग कैसे करी और वो सब काम कैसे करा, वो तो हम प्रैक्टिकली अपने कोर्स में सीख लेंगे। बट मैंने आपको ऊपर ऊपर से ज़रूर बता दिया कि इन एरियाज़ में मैंने काम किया। करीब करीब जो है 12 अगस्त से जो है आप कह सकते हैं 12 अगस्त जो है तब से जो है मेरा एक और कंपनी का जो है स्टैट्यूटरी ऑडिट स्टार्ट हो गया था 12 अगस्त से। तो आप देख सकते हैं कैसे मुझे पहले 15 दिन में इंटरनल ऑडिट के असाइनमेंट पर जो है एक्सपोजर मिला। 15 दिन के बाद ही मुझे 12 अगस्त से आप कह सकते हो करीब करीब मुझे गुड़गांव भेज दिया गया, वाटिका बिजनेस पार्क। ये गुड़गांव में है, सोना रोड पे है शायद, उसके वहीं पर है। और वहाँ पर मुझे एक कंपनी का भेज दिया गया जो कि आपका वाटिका के जो है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाने वाली कंपनी है। तो उसके ऑडिट पर जब गए, वो सेम ही टीम गई थी लगभग। तो वहाँ पर मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट से बिगिन करा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चेक करने से बिगिन करा, एक्सपेंस की चेकिंग से मैंने बिगिन करा कैसे करते हैं, और उसके बाद सेल्स, परचेज, ये सब चीज़ें मैंने चेक करी, और स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस मैंने चेक करे। और ऐसे ऐसे जो है मैंने धीरे धीरे काम सीखा, कैश एंड बैंक वेरिफिकेशन किया, और धीरे धीरे जो है ये सारे जो एक्सपेंसेस की जो चेकिंग है वो मुझे धीरे धीरे आने लग गई। इवन डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन चेक करना है, इनकम टैक्स और जो आपका कंपनीज एक्ट का होता है उसको जो है मिसमैच है, उससे डेफर्ड टैक्स आ रहा है, और क्या क्या मिसमैच है वो आपको देखना है। साथ ही में इसके जो है टैक्स ऑडिट का भी काम है, क्योंकि जिनकी स्टैट्यूटरी ऑडिट करे उनका टैक्स ऑडिट भी था, उसमें भी जो साथ में एनेक्स्चर्स वगैरह बनते हैं या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है वो भी देखना। तो ये सब मेरा पहले ही महीने में हो रहा है सारा काम। सोचिए आप, मतलब कि बैलेंस शीट आइटम्स की चेकिंग, कुछ आपके एक्सपेंसेस की चेकिंग, परचेज़ की चेकिंग, और एक्सपेंसेस की चेकिंग, परचेज़ और सेल्स तो खैर उसमें नहीं होता था क्योंकि वो एक सर्विस प्रोवाइडर थे, तो मैंने गलती से परचेज़ बोल दिया, बट परचेजेस नहीं था, एक सर्विस इंडस्ट्री थी ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाने वाली। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको ख़रीद बेच से ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। इंजीनियर्स होते थे, काम करते थे ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे, और ये काम जो है हमने देखा है। तो ये सब चीज़ें जो स्टार्टिंग में करा मैंने, स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस और आपका डेप्रिसिएशन और एक्सपेंसेस वगैरह, ये सब मैंने चेकिंग करा, उसे रिव्यू भी कराया जितना करा सकता था। और ऐसे ऐसे कर जो है सितंबर आ गया। तो सितंबर में जो है यहाँ के जो क्लाइंट थे गुड़गांव वाले, वो ख़त्म होने के बाद एक नया क्लाइंट पे भेजा गया, और वो है आपका हौस खास में। वो पेंटिंग का क्लाइंट है, करोड़ों रुपए की, MF हुसैन, और आपका जो कह सकते हो आप FN सूजा, रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी पेंटिंग्स होती है करोड़ों रुपए की, उनका करना था, उसकी ट्रेडिंग करते हैं ये लोग। तो वहाँ पर हम गए, तो वहाँ पर डेफिनेटली सारी चीज़ें जो चेक करनी थी, स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस, एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एसेट का एडिशन भी चेकिंग करा मैंने। और उसमें डेफिनेटली क्योंकि वो बाहर से भी खरीदते थे, तो उसमें AS11 भी आपका लगता था, फॉरेन एक्सचेंज वाला, तो उसकी चेकिंग हो गई। और उसके बाद जो है आपका जो स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस है वो तो चेक करने ही करने हैं, चाहे वैट हो तो वैट रिटर्न से मैच करना है, चलान्स वगैरह चेक करने हैं, पेमेंट पूरी हो रही है नहीं हो रही है, सैलरी चेक करनी है तो सैलरी में आप प्रॉपर चेक करते हो, एम्प्लॉय की एडिशन सब्ट्रैक्शन, ज्वाइन किन्होंने करा है उनका आप डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेटली चेक करते हो, अप्रूवल चेक करते हो। और ऐसे कर जो है ESI PF की कैलकुलेशंस और उसकी पेमेंट और वो सब चीज़ें जो है हम चेक करते थे। तो ऐसे कर जो है मैंने काफ़ी जो है सितंबर में काम करा। हाँ, स्टॉक वेरिफिकेशन भी जो होता है वो भी मैंने वहाँ पर सीखा है, स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे करना है, वो चीज़ें भी मैंने वहाँ पर करी। और टैक्स ऑडिट का काम था वो भी मैंने किया। और उसके बाद जो है इन रिपोर्ट्स को जो है आपको जब सबमिट करना होता है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, तो वो काम भी मैंने करा। इवन XBRL फाइलिंग का भी काम आ गया था, तो वो भी थोड़ा बहुत किया। और ऐसे कर जो है मेरा वो 3 महीने हेक्टिक शेड्यूल जो 3 महीने का था वो मेरा यहाँ लूथरा में निकला।
मतलब दिन रात काम ही करते थे। और मैंने जो है खुद से जो कैसे करना है इनिशिएशन वो सीखा। एक छोटी सी कंपनी की बैलेंस शीट भी बना ली थी जब मैं गुड़गांव गया था, क्योंकि वो 4 ग्रुप कंपनीज थी, तो उसमें 4 कंपनी का ऑडिट था, जाते एक ही जगह थे। तो एक छोटी सी कंपनी की जो है पिछली बार की बैलेंस शीट से मैंने इस बार की बैलेंस शीट प्रिपेयर करी थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स और साथ में P&L। तो उससे मुझे काफ़ी जो है बैलेंस शीट पर कंट्रोल आ गया था, कैसे ट्रायल बैलेंस से शेड्यूल और कैसे मतलब ग्रुपिंग होती है, शेड्यूल में जाता है, कैसे P&L और बैलेंस शीट में जाता है। और ये मैं आपको एक्सेल वाले कोर्स में सिखाने भी वाला हूँ। जो मैंने एक्सेल का कोर्स लर्न्स अप पर लॉन्च करा है उसमें चीज़ें ज़रूर आएगी और मैं आपको कराने वाला हूँ। अक्टूबर का महीना आ गया और अक्टूबर में काफ़ी चीज़ें जो थी वो चिल हो गई थी, क्योंकि आपका वो समय निकल गया था सितंबर पीक पीरियड। उस टाइम सितंबर की डेट हुआ करती थी, जो कोविड के चलते अभी तो एक्सटेंड हो गई है। और ऐसे कर जो है फिर हमने और चीज़ें भी करी, जैसे कि MIS रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, XBRL फाइलिंग है, और साथ में जो है छोटे मोटे काम और उसमें आ जाते थे। तो ऐसे कर है लूथरा एंड लूथरा का पीरियड निकला। और स्टार्टिंग में जो ये 3.5 महीने का जो हेक्टिक पीरियड था वो मैं मतलब आप कह सकते हो झेल नहीं पाया, या कह सकते हो कि उसमें जो मैंने काम किया वो सारा खुद से सीखा और पूरा दिन और रात काम करके सीखा। मतलब आप कह सकते हो, देखो, इंटरनल ऑडिट सीखा, स्टैट ऑडिट किया, टैक्स ऑडिट किया, MIS रिपोर्टिंग करा। टैली में तो आपके हाथ बैठ ही जाते हैं, क्योंकि टैली डेटा पर ही आप सारा काम करते हैं, राइट। भले एंट्री वगैरह नहीं करते बट सब चीज़ें आप देख सकते हैं टैली में, डेटा निकाल सकते हैं, पूरा प्रोसेस आपको टैली का पता लग जाता है, टैली बैकअप आपको मिलता है। और XBRL फाइलिंग हो गई, जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो फाइलिंग हो गई, इंक्लूडिंग ऑडिट रिपोर्ट जो है वो भी आप खुद से पूरी नहीं बनाते, बट एटलीस्ट आपको उसका फॉर्मेट वो दे देते हैं और कहते हैं कि हर क्लाइंट की जो एक सैम्पल बना लो, लॉस है तो लॉस के हिसाब से, प्रॉफिट है प्रॉफिट के हिसाब से, सबका ट्रू एंड फेयर व्यू था तो उस हिसाब से आप जो है प्रिपेयर कर लो। तो एक रिपोर्ट पे भी थोड़ा सा हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे रिपोर्ट दिखती है, कारों का डिस्क्लोजर जाएगा तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, और वो सब चीज़ें जो है मैंने सिर्फ 3-3.5 महीने में जो है काम कर लिया। आप सोच सकते हैं कितना काम कर लिया मैंने। अकाउंटिंग का पार्ट भी आ गया, MIS रिपोर्टिंग आ गई और टैली का नॉलेज आ गई, तो अकाउंटिंग का एक तरह से पार्ट हो गया। और साथ में जो है इंटरनल ऑडिट हो गया, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, टैक्स ऑडिट हो गया और XBRL फाइलिंग हो गया। तो ये मतलब 5-6 चीज़ें जो है वो तो मैंने तुरंत ही सीख ली, फटाफट ही सीख ली 3-3.5 महीने में। बट काम इतना ज़्यादा किया कि मुझे ट्रांसफ़र वहाँ से लेना पड़ा। पैसे तो बहुत ही कम मिलते थे, 4,000 रुपये मिलते थे। और ट्रांसफ़र लेने के बाद मैंने कहा यार अब कहीं और करेंगे जहाँ पर कोई प्रोसीजर सिखाए, कोई और बड़े क्लाइंट हो, या फिर कोई गाइड करने वाला हो, कोई रिव्यू करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। ये नहीं कि आप सीधा पार्टनर को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उस चक्कर में मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र ले लिया। और ट्रांसफ़र लेने के बाद की कहानी क्या है वो हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। और इसका पार्ट 1 के बाद 2 आया है, ऐसे 3, 4, 5, 6 आते रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैश एंड बैंक भी डिस्प्ले करूं तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। जय हिंद एंड बाय बाय।